हाय एवरीवन। जीएसटी एक्ट के अंदर जो इनवॉइस जनरेट करने की लाइबिलिटी होती है वो जो सप्लायर होता है उसके ऊपर होती है। जो गुड्स सेल कर रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसके ऊपर इनवॉइस जनरेट करने की लाइबिलिटी होती है। लेकिन जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इनवॉइस का। सेल्फ इनवॉइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो लाइबिलिटी इनवॉइस जनरेट करने की होती है वो शिफ्ट कर जाती है सप्लायर से रेसिपिएंट पे। मान लीजिए अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या आपने कोई सर्विसेज ली, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप रेसिपिएंट है तो सेल्फ इनवॉइसिंग के केस के अंदर आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी कि आप एक प्रॉपर इनवॉइस जनरेट करें, ना कि जो आपका सप्लायर है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई ऐसी सप्लाईज रिसीव करते हैं, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आप एज अ रेसिपिएंट इनवॉइस जनरेट करें, जिसे सेल्फ इनवॉइस बोला जाएगा। और आप उस इनवॉइस के बेसिस के ऊपर जो टैक्सेस की पेमेंट है, जो आपको आरसीएम के अंदर टैक्सेस की पेमेंट है, वो आप करें। लेकिन आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप आरसीएम के केस के अंदर जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज रिसीव कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग उस पर आरसीएम तो पे कर रहे होंगे लेकिन इनवॉइस उसके ऊपर जनरेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्टिंग से ही लॉ के अंदर है। लेकिन अब तक जो लॉ के अंदर ये जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी थी, उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी। आपको ऐसा नहीं बोला हुआ था कि ये जो इनवॉइस आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी है वो आपको 15 दिन में, 1 महीने में या कितने टाइम के अंदर करनी है। तो इन लैक ऑफ टाइम पीरियड काफ़ी लोग ये सेल्फ इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर रहे थे। जो आप आरसीएम के अंदर सप्लाईज रिसीव कर रहे थे अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसके ऊपर काफ़ी लोग ये सेल्फ इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर रहे थे, चाहे वो 18, 19, 19-20 की क्यों ना हो। और कोई टाइम लिमिट ना होने की वजह से डिपार्टमेंट भी उनके साथ कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं ले पा रहा था। तो अब जो लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा है, जो इफेक्टिव हो रहा है 1 नवंबर 2024 से, उसके अंदर बेसिकली जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने की टाइम लिमिट है वो आपको दे दी गई है कि आपको ये जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी है वो कितने टाइम के अंदर करनी है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करते हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो ऐसे केस के अंदर जो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है वो आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर करनी है। तो ये जो नया अमेंडमेंट किया गया है उसे समझने के लिए हम जो लॉ का रेलिवेंट प्रोविजन है उसे देखते हैं। इसके लिए जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 31 है जो टैक्स इनवॉइस के बारे में बात करता है, उसका जो सब सेक्शन 3 है उसका जो क्लोज एफ है वो इस रिगार्डिंग बात करता है। तो क्लोज एफ बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, तो जो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है सेक्शन 9 का, वो बात करते हैं उन केसेस की जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है, जहां पे जो रेसिपिएंट है वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को, इंस्टीड ऑफ जो सप्लायर है उसके। तो यहाँ पे जो नया अमेंडमेंट किया गया है वहां पे एक ये जो वर्ड्स है विद इन द पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड को ऐड किया गया है। पहले इन तरह के कोई भी वर्ड्स यहाँ पे नहीं थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने एक पीरियड प्रिस्क्राइब करने की बात कर दी है कि मतलब वो एक पीरियड प्रिस्क्राइब करेंगे रूल्स के अंदर। उसकी अकॉर्डेंस के अंदर जो आपको इनवॉइस है वो इशू करनी होगी गुड्स और सर्विस के केस के अंदर, जो आप रिसीव करते हैं एक ऐसे सप्लायर से जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपकी डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ सच गुड्स और सर्विस है। तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने यहाँ पे जाके इस वर्ड को ऐड करने की वजह से एक टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब करने की बात कर दी है। वो प्रिस्क्राइब वो रूल्स के अंदर करेंगे। पहले ये वर्ड्स ना होने की वजह से जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने की लाइबिलिटी थी वो तो थी, लेकिन कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। तो इन एब्सेंस ऑफ टाइम लिमिट किया जाना या ना किया जाना दोनों एज गुड थे। तो अब ये नए वर्ड्स आने की वजह से आपको इस टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, जिसकी अकॉर्डेंस के अंदर आपको ये सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है। तो अब ये जो प्रिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं, जो रूल के अंदर ये प्रिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे इन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं। तो इन्होंने एक नया रूल 47A जीएसटी रूल्स के अंदर लाया है। तो अब हम उस रूल 47A को भी समझ लेते हैं। तो अगर आप रूल 47A देखेंगे तो वो बात करता है टाइम लिमिट के रिगार्डिंग, जहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे रेसिपिएंट लाइबल है इशू करने के लिए इनवॉइस को, मतलब सेल्फ इनवॉइसिंग के केस जो अभी अपन ने सेक्शन 31(3)(f) के अंदर देखा, वो वाली ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे बोलता है कि जो इनवॉइस आप लाइबल है क्लोज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 31 सेक्शन के, जो अपन ने 31(3)(f) देखा, तो आप उसके अंदर अगर इनवॉइस जनरेट करने के लिए लाइबल हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो लाइबल है टैक्स इनवॉइस करने के लिए जनरेट और जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, इन अकॉर्डेंस विद जो सबसेक्शन 3 और 4 है सेक्शन 9 के, मतलब जो आरसीएम के सबसेक्शन है, वो ये इनवॉइस जनरेट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेड सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो।
तो बेसिकली जो सबसेक्शन 47A है उसने बोल दिया कि अगर आप एज अ रेसिपिएंट इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 9 अगर आप आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल है और आप जहां से सप्लाई रिसीव कर रहे हैं वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आप ऐसे केस के अंदर सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने के लिए लायबल है, तो पहले अगर कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी एक्ट के अंदर, अब उसकी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है। आपको जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी है वो अब से आपको 30 डेज के अंदर जनरेट करनी होगी। अगर आप वो नहीं करते हैं तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डेंस के अंदर नॉन कंप्लायंस होगी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस अमेंडमेंट का क्या रेलिवेंस है। पहले जो आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर रहे थे और जनरेट ना करने की वजह से भी कोई इशू नहीं आ रहा था क्योंकि कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी, अब टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब होने की वजह से आपको ये सेल्फ इनवॉइसिंग जनरेट करनी पड़ेगी मैंडेटरीली। आप पहले सिर्फ आरसीएम के अंदर टैक्स तो पे कर दिया करते थे लेकिन आप कोई भी सेल्फ इनवॉइस जनरेट नहीं करते थे, तो आप ये जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने की लायबिलिटी थी उसको एस्केप कर पा रहे थे टाइम लिमिट ना होने की वजह से। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपको सेल्फ इनवॉइस तो जनरेट करनी है, लेकिन अब ये सवाल उठ जाता है कि अब इसका गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा मैं सेल्फ इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ या मैं सेल्फ इनवॉइस जनरेट कर ही नहीं रहा। क्या ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट को सिर्फ पता तभी लग पाएगा जब गवर्नमेंट अपनी ऑडिट करने आएगी? अगर गवर्नमेंट हमारे केस को ऑडिट के अंदर डाल देती है, क्या उसी केसेस के अंदर गवर्नमेंट को पता लग पाएगा कि हमने सेल्फ इनवॉइस जनरेट की है या नहीं की? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जीएसटीआर 1 के अंदर एक टेबल है, टेबल नंबर 13, डॉक्यूमेंट्स इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ये टेबल एक ऐसी टेबल है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट की जाती है जीएसटी फाइलिंग्स के वक्त। ये टेबल बात करती है जिसके अंदर आपको डिटेल्स डालनी होती है जो आपने डॉक्यूमेंट्स इशू किए होते हैं उस टैक्स पीरियड के लिए। मतलब जो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर पीरियड की, उस पीरियड के अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए होते हैं जीएसटी एक्ट के अकॉर्डेंस के अंदर, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। आपको उनके सीरियल नंबर की डिटेल्स डालनी होती है। मान लीजिए आपने इनवॉइस नंबर 1 से लेकर 10 तक जनरेट किया उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर, तो आपको इनवॉइस नंबर 1 फ्रॉम 1 to 10 वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। तो इस टेबल को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है टैक्स पेयर्स के द्वारा, लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट आया है उसके बाद आपको इस टेबल का खास ध्यान रखना है। अगर आप नहीं रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको ये बोल सकती है कि आपने सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने की जो लायबिलिटी थी वो आपने कंप्लाई विद नहीं की। क्योंकि अगर आप इसका सीरियल नंबर 2 देखेंगे तो वो बात करता है कि जो आपने इनवॉइसेस जनरेट की इनवर्ड सप्लाई पे, मतलब जो आपने सेल्फ इनवॉइसेस जनरेट की उन केसेस के अंदर जहां पे आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव की थी, आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई रिसीव की थी, जो आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी है, उसके सीरियल नंबर क्या है, किस नंबर से लेके किस नंबर तक उसके सीरियल नंबर है, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। कितने नंबर है, अगर आपने कुछ कैंसिल कर दिए तो क्या है, और अल्टीमेटली नेट आपने कितने सेल्फ इनवॉइसेस जनरेट किए उस पीरियड के अंदर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आप यहाँ पे ये डिटेल नहीं डालते हैं तो गवर्नमेंट आपको ये बोल सकती है कि जो आपकी सेल्फ इनवॉइसिंग की लायबिलिटी थी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 31(3)(f) के अकॉर्डेंस और रूल 47A जो नया इंसर्ट किया गया है उसके अकॉर्डेंस जो आपकी सेल्फ इनवॉइसिंग की लायबिलिटी थी वो आपने कंप्लाई विद नहीं की है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा जो आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है वो एक अलग चीज़ है और आपको जो इनवॉइस जनरेट करनी है वो अलग चीज़ है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को आरसीएम के अंदर जो टैक्स पे करना था वो तो मैंने पे कर ही दिया ना, अगर मैं सेल्फ इनवॉइस जनरेट करता हूँ या नहीं करता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सेल्फ इनवॉइस जनरेट नहीं करते तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डेंस के अंदर आपके नॉन कंप्लायंस की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी भी लेवी की जा सकती है। तो आपको इस अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने हैं और सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने के बाद उसकी प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर भी करनी है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन के थ्रू इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी कि जो सेल्फ इनवॉइसेस के रिगार्डिंग एक नया अमेंडमेंट जीएसटी एक्ट के अंदर आया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, उसके क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।